नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर की शिक्षा एवं मुद्दों से संबंधित पाठ्यक्रम निर्माण के अन्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण, आपको पहले पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की गई थी। पाठ्यक्रम निर्माण से तात्पर्य है किसी कक्षा विशेष का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का उपयोग पाठ्यक्रम निर्माण के साथ साथ करना एक पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी को अनिवार्य होता है। सबसे पहली बात है, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी को कई चीज़ों, कई विशेषताओं, कई सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब तक इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है तब तक पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किस कक्षा का हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उस पाठ्यक्रम को बनाते समय हमें बच्चों की आयु, जिज्ञासा, साथ ही साथ बच्चों की किस में क्या रुचि है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे की उम्र 5 वर्ष है और 5 वर्ष की उम्र में कक्षा प्रथम में बालक का प्रवेश होता है, तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 5 वर्ष तक का बच्चा कौन कौन सी चीज़ें समझ सकता है और उसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सिर्फ प्रारंभ में बच्चे को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देना जरूरी होता है। उस अनुसार जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक का बौद्धिक, शारीरिक विकास अलग अलग प्रकार से होता है और उसके साथ ही जैसे वो दूसरी कक्षा में प्रवेश लेता है, तीसरी कक्षा में प्रवेश लेता है, तो धीरे धीरे उसी विषय को लेकर के थोड़ा पाठ्यक्रम उससे टफ बनाया जाता है, जिससे बच्चा पूर्व कक्षा में जो चीज़ें पढ़ा है उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर नई चीज़ों को सीखने के लिए उसे प्रेरणा प्राप्त हो। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पाठ्यक्रम निर्माण करते समय कौन कौन से सिद्धांत काम में आते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सिद्धांतों की आवश्यकता होती है और सिद्धांत तब बनते हैं जब एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा सही ढंग से तैयार होती है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण में जो सिद्धांत काम आते हैं वो है विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत। नंबर 1 जो सिद्धांत है वो है विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत। या विविधता और लचीलेपन से तात्पर्य ये है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय उसके अंदर बालक की इच्छाओं, जिज्ञासाओं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश, आसपास के वातावरण, वर्तमान के मुद्दे और वर्तमान में जो दिनचर्या चल रही है उन सभी को जोड़ करके उस ढंग से उस पाठ्यक्रम को बनाया जाए। विशेष करके इसमें आसपास के वातावरण और पर्यावरण का भी महत्व रहता है कि बालक किस स्थान विशेष पर रहता है और उस स्थान विशेष पर उसका क्या व्यवहार है और किस अनुसार बालक कार्य करता है। ये सब चीज़ें विविधता के अंदर आती है, क्योंकि बालक देश के किसी भी कोने में रहता है, वहाँ की आसपास की जलवायु, वातावरण, साथ ही साथ वहाँ के समाज से संबंधित एक्टिविटीज़, तीज, त्योहार, वार, इन सब बातों को ध्यान में रख करके संस्कृति को भी साथ में जोड़ करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी बात इसमें बताई गई, पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान लचीला है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है उसमें जिस विषय वस्तु को हम पढ़ाना चाहते हैं और जिस प्रकार की शिक्षा देना हम उचित समझते हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम में लचीलेपन का सिद्धांत भी काम करता है। जब तक पाठ्यक्रम लचीला नहीं होगा तब तक बालकों को समझ में नहीं आएगा और इस बात का ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम कठोर न हो, पाठ्यक्रम पूर्णतः लचीला हो तथा पढ़ने में आसान हो, बालक की उम्र के अनुसार बालक उसको समझ सके, उसके बारे में विश्लेषण कर सके तथा उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद
उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी को विविधता तथा लचीलेपन के सिद्धांत के आधार पर ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए और उसी अनुसार उसको शिक्षा देना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि इसके अंदर अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहने जरूरी है। जब अध्यापक किसी विषय पर बालक को जानकारी प्रदान करता है उस समय बालक का दिमाग एकदम क्रिएटिव होना चाहिए। जब तक बालक रचनात्मक ढंग से किसी बात को सीखता नहीं है तब तक वो क्रियाशील बालक नहीं कहलाता। बालक और अध्यापक के मध्य इस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए कि क्रियाशीलता का सिद्धांत उन दोनों के ऊपर प्रभाव डाल सके। कहने का मतलब ये है जिस समय शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ाता है उस समय बालक उसकी बात को ग्रहण करते हैं। जब बालक द्वारा शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को समझने के बाद में उस समझ को जानने के लिए शिक्षक द्वारा छात्र को बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक प्रकार का शिक्षक और छात्र के मध्य सतत मूल्यांकन का कार्य होता है। मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा जब छात्र को जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस छात्र को विषय वस्तु कितनी समझ में आई तो किस प्रकार आई, और साथ ही साथ समझ में आने के बाद में छात्र किन किन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये हुआ कि छात्र और शिक्षक दोनों ही कक्षा के अंदर क्रियाशील है, अर्थात दोनों ही सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। बालक को जो अध्यापक सिखाने के लिए कार्य करता है बालक उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तथा उसका फीडबैक प्राप्त करने के लिए अर्थात प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए अध्यापक हमेशा बालक से प्रश्न पूछता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय जिस टॉपिक या जिस प्रकार के पाठ या अध्याय हमारे द्वारा जोड़े जाते हैं उसमें अध्यापक की सहूलियत, बालक की रुचि एवं अभिरुचि, साथ ही साथ कक्षा के स्टैंडर्ड को ध्यान रखना, उसके साथ कक्षा में किस प्रकार का वातावरण है और बालक उस वातावरण से क्या सीखता है, और जब शिक्षक द्वारा किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है उसके बाद प्रतिपुष्टि के तौर पर सभी छात्र आसानी से जवाब दे सके। क्रियाशीलता का सिद्धांत किसी पाठ्य पुस्तक निर्माण और कक्षा में इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि बालक द्वारा समय समय पर अध्ययन करने के बाद में उसका फीडबैक आना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत है वो है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। देखिए, अभी तक जो आपने अध्ययन किया उसमें संपूर्ण चीजें बाल केंद्रित होनी चाहिए। कहने का मतलब बालक की इच्छा अनुसार, साथ ही साथ बालक के आसपास के वातावरण से संबंधित, उसके अलावा बालक समय समय पर किन चीजों को सीखना चाहता है, अध्यापक भी बाल केंद्रित शिक्षा दे, बालक भी उसको बाल केंद्रित शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हो पूर्ण रूप से बालक की इच्छा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। जब तक कोई भी पाठ्य पुस्तक अर्थात विषय वस्तु बालक की इच्छा अनुसार नहीं होगी तब तक बालक उस विस्तार से समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि जो भी हम शिक्षण कार्य विद्यालय अथवा महाविद्यालय में करवाते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षा हमेशा बालक की इच्छा अनुसार होनी चाहिए तथा बालक की भावनाओं को समझते हुए शिक्षा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जब तक बालक के ऊपर कोरी शिक्षा थोपी जाएगी तब तक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। बालक का संपूर्ण विकास तब होता है जब बालक की उम्र के अनुसार, मानसिक स्थिति के अनुसार, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार एक विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है
और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में बालक को आनंद की अनुभूति हो तथा दैनिक जीवन में तथा सामाजिक क्षेत्र से जोड़कर उसका कुछ सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के अनुसार कार्य करे, तब जाकर के बाल केंद्रित शिक्षा देने में उसका बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगली बात इसके अंदर है, आपने जो पहले नंबर 1, 2 और 3 तीनों पढ़ा है, उसके बाद चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है विषयों के अंतर संबंध का सिद्धांत। विषयों के अंतर संबंध का सिद्धांत। देखिए यहाँ शब्द कुछ इस प्रकार के है कि किसी भी विषय का अंतर संबंध से तात्पर्य है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ में संबंध। हमें इस बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम किसी सामाजिक विषय को किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विषय का नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास अन्य विषयों के साथ में संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, तब बालक इन चीजों को सीख पाएगा। जैसे किसी विद्यालय के अंदर सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, उस सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय उसके अंदर कुछ इस प्रकार के टॉपिक होते हैं जिसमें नागरिक शास्त्र को भी जोड़ा जाता है, उसके साथ साथ इतिहास को भी जोड़ा जाता है और राजनीतिक विज्ञान को भी जोड़ा जाता है, लेकिन उस पुस्तक के ऊपर सिर्फ नाम सामाजिक अध्ययन ही होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विषय की शिक्षा दी जा रही बालक को, उस विषय की तुलना अन्य विषय के साथ में होनी अत्यंत आवश्यक है। जब हम उस विषय को किसी अन्य विषय के साथ में नहीं जोड़ते हैं, तब तक उस विषय का अंतर संबंध स्थापित नहीं होता है। एक दूसरे विषय से एक दूसरे विषय का कुछ संबंध होना बहुत ही जरूरी है। यानी एक दूसरे विषय को एक दूसरे से कंपेयर अर्थात तुलना करके उसको समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना अलग अलग सिलेबस होता है और प्रत्येक विषय की अलग भूमिका होती है। इसीलिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय का दूसरे विषयों के साथ में संबंध होना जरूरी है। जब तक सिर्फ एक विषय के बारे में बालक को जानकारी मिलेगी, तब तक उस बालक को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो स्पष्ट बात है, विषय का अंतर संबंध होना जरूरी है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो है परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत बालक की परिपक्वता पर भी निर्भर होता है तथा बालक की उम्र के अनुसार भी उस सिद्धांत की हम कल्पना करते हैं और बालक इस सिद्धांत के माध्यम से जो चीजें सीखता है वो बालक के जीवन में अत्यधिक काम आने वाली विषय वस्तु होती है। कहने का मतलब, जब बालक किसी विषय वस्तु को सीखता है तो बालक की उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है अर्थात बालक परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे बालक की समझ और बौद्धिक क्षमता का जिस अनुसार विकास होता है, उसी अनुरूप बालक धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति में अंतर हो जाता है। जैसे जैसे बालक के सोचने समझने की शक्ति में भिन्नता आती है, उसका प्रमुख कारण होता है बालक की बढ़ती उम्र। बालक की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके लिए जिस प्रकार दूसरी कक्षा में प्रवेश होता है, तो उसी अनुसार उसकी शैक्षणिक स्थिति को देख करके पाठ्य पुस्तक का कुछ सिलेबस भी चेंज किया जाता है। ये प्रमुख कार्य होता है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली समिति अर्थात कमेटी का। विशेष रूप से इस चीज को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कई वर्षों तक एक प्रकार का पाठ्यक्रम चलने के कारण अत्यधिक बच्चे उस पाठ्यक्रम को बोरिंग समझने लगते हैं और समय समय पर किसी भी विषय के अंदर किसी भी पाठ्य पुस्तक में नए सिलेबस के अनुसार विभिन्न सामाजिक ज्वलंत मुद्दों को जोड़ करके साथ ही साथ देश विदेश से महत्वपूर्ण घटनाओं अर्थात महत्वपूर्ण विषय वस्तु को जोड़ करके एक विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में बालक
में और नया सीखने की जिज्ञासा का उदय हो। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि जैसे जैसे बालक की अवस्था में परिवर्तन होता है वैसे वैसे बालक के ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में भी परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने एक बात बताई कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसे सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होता है और एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जिसके बाद में धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। वो उम्र होती है 30 वर्ष के आसपास की उम्र। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष रूप से ध्यान देना, 30 वर्ष से पूर्व जो विद्यार्थी जिस कार्य को करना चाहता है वो कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे 50% ही चांस रहता है किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए। ये मनोवैज्ञानिकों की धारणा है। और 30 से लेकर के 35 वर्ष तक 50% ही चांस होता है। उसके बाद में 35 से उम्र पूर्ण हो जाने के बाद में दिमाग 20% ही सक्रिय रहता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगली बात है परिपक्वता सिद्धांत के बाद में अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। देखिए ये शब्द अपने आप में एक विशेष प्रकार का शब्द है। अवकाश बच्चों को अत्यंत प्रिय होता है। जब शीतकालीन अवकाश होते हैं या ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं या एक कक्षा में दूसरी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में शिक्षा विभाग द्वारा अवकाश का प्रावधान किया जाता है। इन अवकाश के समय में विद्यार्थी इन अवकाश का किस प्रकार सदुपयोग करते हैं, उस सदुपयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अवकाश के दिनों में छात्र को एक्स्ट्रा चीजें सीखना होता है, यानी विद्यालय के अलावा ऐसे और कार्य जो उसके जीवन में काम आ सके। विद्यालय सिलेबस के अनुसार विषयों के अलावा इस प्रकार के कार्य जो बालक वैकल्पिक तौर पर घर में रह करके अवकाश का संपूर्ण सदुपयोग कर सके। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि जब भी हमारे जीवन में अवकाश प्राप्त होते हैं, अर्थात विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के बीच में जिस जिस समय में बालक को अवकाश प्राप्त होते हैं, उन अवकाश का उपयोग सामाजिक कार्य, साथ ही साथ समाज में घटित घटनाओं से संबंधित कार्य और उसके अलावा विद्यार्थी अपनी हॉबी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे उससे यह लाभ होता है कि वो विद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ अन्य चीजें भी सीख लेता है। और प्रत्येक विद्यार्थी को इस उम्र में हमेशा इस बात की जिज्ञासा रहनी चाहिए कि वो नए से नया कुछ सीखने की जिज्ञासा रखे और साथ ही साथ दूसरों से अलग दिखने के लिए हमेशा कुछ नवीन कार्य करने अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए विद्यालयों में और महाविद्यालयों में अवकाश विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते। एक कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में जैसे ही दूसरी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उनके मध्य 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 15 दिन का अवश्य ही अवकाश होता है। और इन अवकाश का उपयोग अधिकांश बच्चे अपने घर कार्य में तथा खेल और मनोरंजन में व्यतीत कर देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, आपने 1 से 6 तक पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत पढ़े हैं, उनके बारे में थोड़ा एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा है विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विविध प्रकार की चीजों को उसमें शामिल करना चाहिए। पढ़ने में, लिखने में, समझने में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, किसी भी उम्र के बालक को समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी जिस समय बालक पढ़ता है कक्षा में उस समय शिक्षक उसे पढ़ाता है, दोनों के मध्य क्रिया होना जरूरी है। शिक्षक द्वारा कही गई बात बालक आसानी से समझ सके और दोनों ही किसी कक्ष में एक्टिव रहे। तीसरा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत इस बात पर कार्य करता है कि पाठ्यक्रम जो निर्माण हो रहा है वो बालक को मध्य ध्यान में रख करके बाल केंद्रित तथा बालक की इच्छा जिज्ञासा अनुसार
साथ ही साथ आसपास के परिवेश को देखकर उसका निर्माण करना चाहिए। चौथी बात है विषयों के साथ अंतर संबंध का सिद्धांत होना जरूरी है। हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उस विषयों का अन्य सामाजिक विषयों के साथ में जुड़ा होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जैसे सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल के साथ में अंतर संबंध। पांचवी बात है परिपक्वता का सिद्धांत। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का विकास होता है, तो उसके अनुसार उसका पाठ्यक्रम भी निर्माण होना जरूरी है। अगली और अंतिम बात है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। जैसे विद्यालय और महाविद्यालय में समय समय पर अवकाश होते हैं, तो अवकाश के दिनों का सही प्रकार से उपयोग होना बहुत ही जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने पाठ्यक्रम निर्माण के अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। ये सिद्धांत उस समय काम आते जिस समय किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है। धन्यवाद।